तो मजबूरन मेरे को वो चालू शूटिंग सारी छोड़ के हाथ जोड़ के रिटर्न बैक मेरे को आबू आना पड़ा। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हैबिट है जो आदत है, या आपके अंदर ऐसा कोई जिसको लेकर आप सोचते हैं कि हाँ ये आदत सबके अंदर होनी चाहिए? बराबर है। पानी में पानी तेरा रंग कैसा कि जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। वाह। बराबर है। तो पानी जिसमें मिला हो ऐसा हो जाता है, गंगा जल में मिला हो गंगा जल, वाइन में मिला हो वाइन हो। और आज मेरी बिटिया है भावना आचार्य, जो पूरे देश में माता पिता की भक्ति के कार्यक्रम करती है, जो अब इंडिया टॉप 10 में एक नाम है उसका। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। जी। कितने साल हुए आपको ये संगीत लाइन में? कभी ऐसा गैप आया कि काम आपने छोड़ दिया? हाँ, राम राम नमस्कार दोस्तों, मोहू राइटर बाबू ने मारवाड़ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। देखिए, लगातार हम नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, आपको पता ही है। और इसी कड़ी में आज हम आए हैं आबू रोड। हम मिल रहे हैं संगीतकार जगदीश जी आचार्य से। बात करें इनकी तो काफ़ी वर्षों से, सालों से ये अपने संगीत लाइन में हैं। कह सकते हैं कि अपना करियर के साथ साथ इन्होंने कईयों का करियर बनाया भी है, उन्हें सिखाया भी है, उन्हें आगे बढ़ाया है, एक बड़े भाई की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह। तो चलिए आज इनसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें आज सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी संगीत की जो कला वाली लाइन है उसमें आगे बढ़े और लगातार आज भी अपनी संगीत कला लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं जगदीश जी आचार्य से। तो सर, मेरी तरफ से राम राम, मारवाड़ लाइव की तरफ से राम राम। राम राम, नमस्कार। कई सवाल है मन में, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल जिनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि जब बात करते हैं जगदीश सर की, अरे हाँ, आबू रोड में या फिर मारवाड़ की धरती पर कोई संगीतकार है जो काफ़ी सालों से अपनी कला प्रस्तुति से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, स्टेज शो करते रहते हैं। कला लाइन में आप एज मुंबई में भी रहे, आप डायरेक्शन का काम भी किया आपने, ये सब तो है। लेकिन ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? क्या पढ़ाई से ही मतलब आपके मन में था? ये कैसे रहा? भाई, जब मैं एजुकेशन में था तो मेरे को फिल्में देखने का बहुत शौक था जी। तो परिवार की इजाज़त भी नहीं थी, तो मैंने क्या करा, टॉकीज के ऊपर ऑपरेटर की सर्विस ज्वाइन कर ली। सेवा, नॉट ए सर्विस, सेवा में। टॉकीज में? हाँ, टॉकीज के अंदर, विष्णु टॉकीज आबू रोड में। फिर सीखते सीखते मैं ऑपरेटर भी बना। ये कब की बात है? ये होगा नियर अबाउट 71-72 क्या बात है के आसपास, पढ़ाई करते करते 71-72 में मैट्रिक पास किया मैंने जी। और फिल्मों का शौक था, परिवार की इतनी इजाज़त नहीं थी, तो क्या करें। तो टॉकीज वाले हमारे पड़ोसी थे, तो मैंने उनको बोला मेरे को काम सीखना है ऑपरेटिंग का। तो उन्होंने बोला चल तू घर का बच्चा है आ जाना भाई। तो शौक देखने के बहाने ऑपरेटिंग सीखा और ऑपरेटिंग सीख के मैं ऑपरेटिंग बहुत जल्दी, इंटरेस्ट भी था तो जल्दी सीख गया। और फिर मैं उस छोटी सी उम्र में, यानी 15, 16, 17 साल की उम्र में पूरा फिल्म को चला लेता था मैं टॉकीज के अंदर अकेला। वहाँ से ये शौक़ लगा। शौक़ लगते लगते लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो परिवार की इजाज़त लेके मैं मुंबई गया और वहाँ बहुत काफ़ी स्ट्रगल के बाद में, घूमने के बाद में, लोगों से मिलने के बाद में डायरेक्शन में मेरे को थोड़ा सा चांस मिला। पर डायरेक्टर में जब चांस मिला तो 3-3, 4-4, 5-5 असिस्टेंट होते थे। तो मेरे को ये बोला कि भाई असिस्टेंट हमारे पास में बहुत सारे हैं यार, आप क्या काम करोगे? मैंने आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तो मेरे को सबसे पहले एक गुजराती फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था हर हर महादेव। तो उसमें मैथोलॉजिकल फिल्म थी, गुजराती प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, मैं भी गुजराती हूँ। तो बोले भाई ये देखो यहाँ असिस्टेंट तो 4-5 पहले से ही हैं, अब आपको एक काम करना पड़ेगा, स्पॉट बॉय का काम करना पड़ेगा, यानी पानी पिलाना, ये लाना, वो ले जाना। मैंने ओके, मैं करूँगा। मैं जुड़ा उनसे
तो पहले दिन मैं स्पॉट बॉय था और वो फिल्म की शूटिंग हमारी 40-42 दिन चली। मैं 40वें दिन चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था उसी फिल्म में। ये मेहनत गिन लो, इंटरेस्ट गिन लो और इच्छा शक्ति गिन लो, जो भी है, उन लोगों का इतना मन जीत लिया मैंने 40 दिन के अंदर कि एक असिस्टेंट स्पॉट बॉय, पानी पिलाने वाला, चपरासी, जिसको हमारी फिल्मी भाषा में चपरासी बोलते हैं, तो वहाँ से जंप मारा मैंने। 40वें दिन मैं चीफ असिस्टेंट था उस फिल्म का। तो बस वो फिल्मों की शुरुआत हुई, फिर 2-4 गुजराती करी, 1-2 हिंदी फिल्मों में सहयोग में असिस्टेंट के रूप में मेरे को काम मिला। मैंने मुंबई, बड़ौदा, उमरगांव वगैरह बहुत शूट किया। ये जर्नी मेरी वहाँ से शुरू हुई फिल्म की। लेकिन पारिवारिक कुछ समस्याएं थी, शादी कर ली थी, तो घर वाले बोलते थे भाई तुम्हारा परिवार है, तुम संभालो। तो मजबूरन मेरे को वो चालू शूटिंग सारी छोड़ के, हाथ जोड़ के रिटर्न बैक मेरे को आबू आना पड़ा परिवार के लिए जी। उस टाइम वाइफ की तबीयत थोड़ी अप डाउन रहती थी, कौन संभाले। तो वो पत्नी के लिए, परिवार के लिए मुंबई छोड़ के यहाँ आया। अब यहाँ आने के बाद क्या करूँ, यहाँ तो वो फिल्म थी नहीं, यहाँ एक्टिंग थी नहीं, यहाँ ड्रामा था नहीं, बराबर है। फिर रेलवे के कुछ फंक्शन होते थे बड़े बड़े, जो कभी अजमेर, कभी जयपुर, कभी मुंबई, तो मैं उन लोगों के साथ जुड़ा और उनके साथ एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों काम किया। फिर वो भी साल में 1-2 ही फंक्शन होते थे। अब वो होने के बाद में लगा कि यार और क्या कर सकता हूँ मैं। म्यूज़िक में मैंने टर्न लिया। उस समय ना तो मुझे गाना आता था और नहीं बजाना आता था। स्कूल टाइम में गाते थे। फिर मैंने एक ढोलक वाले को तैयार किया, एक हारमोनियम वाले को तैयार किया। ऐसे एक गांव के जो कुछ नामी लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करके हमने रिहर्सल शुरू करी और फ्री प्रोग्राम शुरू किया। ये संगीत का जरिया वहाँ से शुरू हुआ, जबकि संगीत मेरा सब्जेक्ट नहीं है और नहीं मेरा इंटरेस्ट था। आ गया जीवन में और मैंने उसको ईमानदारी से किया, तो ईश्वर की कृपा रही कि मुझे धीरे धीरे संगीत में सफलता मिली और नाम भी मिला, दाम भी मिला। और शुरुआत पहला ग्रुप था मेरा जो म्यूज़िकल ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा के नाम से, जगदीश आचार्य एंड ऑर्केस्ट्रा। तो उसमें फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ के आर्टिस्ट थोड़े कमज़ोर है। फिर हम लोग गुजरात, अहमदाबाद से, अजमेर से, दिल्ली से, बड़ौदा से 1-1, 2-2 बुलाने लगे। तो थोड़ा सा क्रेज़ बढ़ा, नाम बढ़ा, हमारी भी प्रैक्टिस हुई और ऐसे करके संगीत की जर्नी शुरू हुई। जब संगीत की जर्नी शुरू हुई तो रोज़ प्रोग्राम भी नहीं होते थे। तो अब क्या किया जाए, इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, बराबर। खाली प्रैक्टिस करने से रियाज तो होता है लेकिन इनकम नहीं होती। तो फिर हमको मिला जैन समाज, जहाँ आपके साथ ऐसा मतलब कि आज शो है तो 15 दिन बाद है। हाँ, ऐसे 15 दिन भी नहीं, कभी कभी तो महीने भी निकल जाते थे। क्या बात। हाँ, तो सब म्यूजिशियन खाए क्या, तो कहीं ना कहीं साइड बिजनेस करना पड़ता था। लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या किया जाए। फिर राजस्थान के, गुजरात के बहुत सारे संगीतकारों से मैं जाके मिला, उनसे संपर्क किया, उनको बुलाने की कोशिश की, हमने वहाँ जाने की कोशिश की। ऐसे करके एक ग्रुप तैयार हुआ और सबसे पहला प्रोग्राम प्रोफेशनली मैंने पालमपुर रेलवे इंस्टीट्यूट के अंदर किया था, पूरी टीम के साथ में 101 रुपये में। पूरा शो 1 रुपये में? 101 रुपये में। 101 101 101 रुपये में किया था। वो इसलिए 101 भी लिए कि फ्री में नहीं करना था। कुछ तो, हाँ, कुछ तो उसका मेहनता ना हो, क्योंकि फ्री में इज्जत नहीं थी। फिर 101 रुपये लेके किया और वो प्रोग्राम 100% सक्सेस गया। बिल्कुल। वहाँ से हमारी हिम्मत खुल गई और फिर लोकल कलाकारों को भी थोड़ा आनंद आने लगा, फिर कुछ मिलने लगा। ऐसा करके वो ग्रुप हमारा चल गया। फिर जैन समाज मिला। जैन समाज में सबसे एज ए म्यूजिशियन कई संगीतकारों के साथ रहा मैं, और मेहनताना 20 रुपये पर डे, 25 रुपये पर डे ऐसा मिलता था। मेरे गुरुदेव जो सुशील सूरी महाराज आई है, इनका मेरा को मिलना हुआ, नज़र पड़ी और इन्होंने मेरे को बुला के पूछा क्या नाम है। तो मैंने कहा साहब जगदीश आचार्य। ब्राह्मण हो? मैंने हाँ साहब। कहाँ के हो? मैंने कहा गुजरात, पाटन से। तो गुरुदेव बोले मैं भी पाटन के पास का हूँ, चाणस्मा का। तो तुम तो मेरे पड़ोसी हो और जाति से ब्राह्मण हो, तो बजाना छोड़ो, गाना सीखो।
और गाने के साथ में पूजा वगैरह जो विधान होते हैं समाज के, धर्म के, वो सीखो। तो मेरे गुरुदेव, मेरे को तो नवकार मंत्र भी नहीं आता है, आ जाएगा। उन्होंने वो अपनी वास्केप लेके मेरे को डाली, हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत बढ़ी। थोड़े दिन बाद में गुरुदेव ने किसी सेठ को भेजा, लक्ष्मी चंद जी करके जावाल के थे, अच्छा, जो चेन्नई में जिनका बिजनेस था। उनका जीरावला जी के अंदर कुछ 8 दिन का कार्यक्रम था। तो गुरुदेव ने बोला था कि भाई तुम आप एक काम करो, जगदीश आचार्य के पास जाओ, वो संगीतकार तो नहीं है लेकिन टीम अच्छी लेके आएगा, ये गारंटी है। और मैं पहली बार एज ए संगीतकार, एज ए कैप्टन जैन समाज में जीरावला गया और उस परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उस 8 दिन के अंदर मेरे को 4 और काम मिले नए। और वो मैं अपनी ईमानदारी से, अच्छी टीम के साथ में, मेहनत से और लिमिटेड बजट से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से करता गया। उसके बाद कभी फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। और मैंने हिंदुस्तान में नेपाल से लेकर कोयम्बतूर तक और कच्छ से लेकर बिहार तक बहुत काम किया, बहुत काम किया नहीं, बहुत काम किया। क्या बात है। हाँ, मैंने नेपाल में भी किया, बराबर। विदेश जाने का भी मौका मिला लेकिन इच्छा थोड़ी कम रहती थी, इसलिए कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। आया 2 बार, अमेरिका का भी आया, लेकिन कभी वीज़ा का चक्कर, कभी पासपोर्ट का चक्कर, फिर इंटरेस्ट भी नहीं था। मुझे इंडिया में रहना है, इंडिया में करना है। इस तरीके से संगीत की जर्नी शुरू हुई। तो हमारे साथ के बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, वो धीरे धीरे तैयार हुए, टीम बड़ी बनी। और मेरे परिवार के, मेरे भांजे, मेरे भतीजे वगैरह, वो भी संगीत में आए। और मेरी बिटिया आई, जो आज पूरे देश में वो लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से संगीत की जर्नी शुरू हुई और गुरु कृपा से चला। आज जो भी मेरे पास में है, जो भी नाम है या पैसा है या ज़मीन जायदाद जो भी है, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा से और परमात्मा की कृपा से हुआ। वैसे सनातन धर्म के हिसाब से मैं राम का भक्त हूँ और हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। तो मन में इच्छा थी, गुरुदेव बोलते थे हमेशा कि जगदीश भाई, जीवन मिला है मानव का, तो एक मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर नहीं बनाओ तो एक मूर्ति बिठानी चाहिए, एक प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, जीवों के लिए कुछ करना चाहिए। ये प्रेरणा सुन कर 30-35 साल में सुनकर फिर एक मंदिर बनाने की इच्छा हुई। और राम मेरे इष्ट थे, इसलिए फिर मैंने आबू रोड में, तरतोली रोड पर जगदीश्वर राम मंदिर का निर्माण स्वयं के द्रव्य से किया, जो आज दर्शनीय योग्य है। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। इस तरीके संगीत का कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ। और आज हमारी टीम के बहुत सारे, मतलब काफ़ी बच्चे जो हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, प्लेयर्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में और अपना नाम भी कमा रहे हैं। और आज भी वो अपनी इज्जत इतनी ही करते हैं। तो ये सफल जर्नी रही मेरी। और संगीत से बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। करते हैं, अभी भी काम करते हैं और जिएंगे जब तक करना है, ऐसी इच्छा है। और संगीत के माध्यम से केवल मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को जो मेरे को सुन रहे हैं, दुनिया में कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, गेम्स हो, म्यूज़िक हो या अन्य कोई, ईमानदारी और प्रैक्टिस, लगन के बिना सफलता मिलना नामुमकिन है। अगर आपने ईमानदारी रखी, आप अपने काम में ऑनेस्ट हैं, आप रिजनेबल हैं, आप सॉफ्ट हैं, बराबर है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कि जिसमें मिला तो लगे उस जैसा, वाह। बराबर है। तो पानी जिसमें मिला हो ऐसा हो जाता है, गंगा जल में मिला हो गंगा जल, वाइन में मिला हो वाइन हो जाता है। तो उस तरीके से नदी नाव संजोग करते हुए ये जर्नी यहाँ तक पहुँची। और काफ़ी हमारे में से कलाकार निकले जो आज पूरे देश में अपना काम कर रहे हैं। और जैन समाज की मैंने 125 से ज़्यादा अंजनशाला का प्रांत प्रतिष्ठाएं मैंने कराई है, नेपाल से लेकर कोयम्बतूर तक। अयोध्या जहाँ राम मंदिर बना है जी, अभी बन रहा, उसके पीछे एक जैन मंदिर है, उसकी प्रतिष्ठा भी मैंने कराई है। हरिद्वार की प्रतिष्ठा मैंने करवाई है, गोवा की प्रतिष्ठा मैंने कराई है, जैसलमेर में कराई, तो मोरबी में कराई है, बिहार में करवाई है। तो एरिया कोई बाकी नहीं। और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान तो
एक एक गांव, एक एक ढाणी, एवरी 10 किलोमीटर पे मैंने प्रोग्राम किए। यहाँ से जैसलमेर चले जाओ हर 10 किलोमीटर पे, यहाँ से केसरिया जी चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, नागेश्वर चले जाओ हर 10 किलोमीटर, इधर से पालीताना चले जाओ हर 10 किलोमीटर पे, यहाँ से गुजरात में और हिम्मतनगर रोड पे चले जाओ कहीं भी आगे। तो बहुत काम किया मैंने। बाकी ये है जो भी देखने को सुनने को मिल रहा है कि शुरुआत की थी एक, बोल रहे ना फिल्मी लाइन में बोला, चपरासी की। बस अंदर था कि भाई हाँ कुछ करना है, बिल्कुल बिल्कुल। अंदर जुनून था कि हाँ कुछ करना है। चपरासी से फिर बोलते हैं असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट का इन्होंने अपना बोलते हैं ना कि अपनी ड्यूटी पूरी की। फिर वहाँ से वहाँ पर एक ही फिल्म के अंदर की थी, एक ही फिल्म में। फिर वहाँ से वापस आए। आप समझिए पूरी स्टोरी से ये भी सीख सकते हैं कि आदमी अगर करना चाहे, लगातार अपने सपने के लिए पीछे पड़ा रहे तो कहाँ तक पहुँच सकता है। आज पूरा इंडिया टूर किया है, बस ये है कि किसी न किसी कारण से इंटरनेशनल भी टूर कर लेते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम हो जाते हैं, पर नहीं किए वो अलग बात है। और रही बात सर, आप मुझे एक बात बताएं, आज इतना सर काम किया है आपने, क्या होता है ना कि आर्टिस्ट लाइन हो या कोई भी हो, आज इतना नाम दाम सम्मान जो देखने को मिलता है, कई आर्टिस्ट है इस लाइन में आते हैं और फिर डाइवर्ट भी हो जाते हैं, तो आप उससे किस तरह से देखते हैं कि कैसा होना चाहिए आर्टिस्ट को, अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए? देखिए, आर्टिस्ट जो भी हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, सबसे पहले उसका काम करता है नेचर, उसका स्वभाव, उसकी ईमानदारी, उसकी लगन, मेहनत। कितना भी अच्छा गायक हो, कितना भी अच्छा बजाने वाला हो, अगर उसके पास ईमानदारी नहीं है, उसके पास में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो ज़्यादा दिन वो नहीं चलता है, आउट हो जाता है। मैं कम जानता था, नहीं जानता था, मैं आज 35 साल 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा गाता हूँ इसलिए नहीं, मैं उसके अलावा बहुत दूसरा कुछ अच्छा करता होऊंगा जी, इस वजह से आज चलता हूँ मैं। और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं वो आज भी पहले दिन से लेकर आज तक भी वही इज्जत करते हैं, क्योंकि मैंने भी प्यार दिया है, प्रेम दिया है, उनको नई लाइन दी है, उनको काम दिया है, तो वो आज एज ए गॉडफादर के रूप में या गुरु के रूप में मानते हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट हो, रियाज करना पड़ेगा तो ही वो राज कर सकता है। उसके साथ में शोहरत को हजम करने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि पैसा और शोहरत जल्दी हजम नहीं होते, लोग राह भटक जाते हैं, या तो अय्याशी में चले जाएंगे, खाने पीने में चले जाएंगे, उड़ाने में चले जाएंगे। जिन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया वो नेचुरली सफलता की सीढ़ी देख लेता है। तो ये ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरी है, प्रेम बहुत ज़रूरी है। खाली म्यूज़िक काम नहीं करता है, किसी भी लाइन में कोई एक चीज़ काम नहीं करती। बहुत अच्छा डॉक्टर ईमानदार नहीं है, क्या करोगे आप? बहुत अच्छा इंजीनियर बेईमान है, आप क्या करोगे? जल्दी पतन होता है। लेकिन अगर उसमें चारों गुण हैं, ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी है, प्रेमी भी है, तो उसका काम बरसों तक चलता है। तो ये ज़रूर मैं संदेश देना चाहूँगा कि शोहरत को हजम करने की ताकत रखनी चाहिए, पैसा और शोहरत दोनों को। आपने अपने करियर फील्ड में आपने कई ऐसे कलाकारों को देखा भी होगा जिनको आपने गाइड किया हो, या कह सकते हैं कि आपकी नज़रों में ऊपर उठे फिर नीचे डाउन हो गए, ऐसे कुछ कलाकार जो, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होता है? मोस्टली ईमानदारी या फिर और? हाँ बस ठीक है, उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। देखिए, मैं संगीत में धार्मिक कार्यक्रमों की जहाँ तक बात करना चाहूँगा, तो धार्मिक कार्यक्रम में भावना बहुत बड़ी बात है, फीलिंग्स बहुत बड़ी ज़रूरी है, बराबर है? क्योंकि भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, चाहे लाख करो गुणगान, यहाँ कीमत भाव की है। और आप जिस इष्ट को मान रहे हैं, जिस जगह आप कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपको सफलता मिलना मुश्किल है। ठीक है, आप पुण्यशाली हैं, नसीबदार हैं, तो थोड़े दिन तो चलेगा, लेकिन लंबा नहीं चलता है। हाँ, पक्की बात है। आपको सब चाहिए, सारा कुछ चाहिए, उसके सफलता के लिए सब चाहिए। तो एक ये भी सीख आप बता दीजिए ऑडियंस को जो सुन रहे हैं, जो आपकी तरह आपको देखकर लोग, ये है आपके प्रोग्राम लोग देखते भी होंगे और उनकी इच्छा यही रहती है कि हाँ सर ऐसी क्या चीज़ करते हैं जिस वजह से आज इतना
अच्छा आज भी इस लाइन में है, लगातार है और लगातार हर बढ़िया से बढ़िया शो कर पाते हैं। आपके मतलब मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हैबिट्स पे बात करना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ आप करते हैं, कितना घंटा रियाज करते हैं, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप रियाज के अलावा भी साथ में रखते हैं? देखिए, सबसे पहला तो है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा। जी। और किसी भी कलाकार को इधर उधर होटलों पे बैठ के बातें करने से अच्छा है कि वो अपने घर में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी उसको मिले वो रियाज करे, गुरुजनों का आदर करे, अच्छे लोगों से सीखे। ये उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। रही बात बिजनेस की, तो अगर बिजनेस को भी करता है तो ऐसा भी नहीं करे कि हम किसी को लूट लें और इतना नीचे भी नहीं जाए कि हमको हर कोई बुला पाए, बराबर है। तो बैलेंसिंग, किसी भी चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बराबर। तो उस बैलेंस के आधार पर मैं तो केवल इतना चाहूँगा कि पहला रियाज करो, अपने काम में ईमानदारी रखो, प्रेम और भाव रखो। नशा गुटखे, पान, सुपारी, बीड़ी, वाइन, अय्याशी, इनसे आप दूर रहेंगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी और आप संपन्न बने रहेंगे। समाज में, परिवार में आपकी इज्जत रहेगी, लोग आपको वंदन करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये पक्का है। ये म्यूज़िक में नहीं, किसी भी लाइन में ये ही ज़रूरी है। आप बिजनेसमैन ने बहुत लाखों रुपया कमा लिया, आप उड़ा रहे हैं अय्याशी में, पी रहे हैं, खा रहे हैं, डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो पैसा इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, आपका पुण्य है तो 6 महीने 12 महीने, साल 2 साल 5 साल, आखिर अंत बुरा है। बिल्कुल सर एक चीज़ ये भी है कि जगदीश सर ने आज इतने शो किए हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन आपने जैसे जर्नी बताई कि यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये मतलब जो भी आपने अभी तक कार्यक्रम करते गए, आज ये शो, हर 7वें दिन हर दूसरे दिन शो चल रहा है, तो यह शो के साथ भी ऐसा है कि शो पे शो मिलते हैं और उसमें कुछ सब आसानी से हो जाता है या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होती है आपके साथ? नहीं, देखिए, सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिलती और दुनिया में काम भी आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए मेहनत और खोज तो करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है, बात को समझना पड़ता है, कहीं व्यवहार निभाना पड़ता है, कहीं फ्री में जाने देना पड़ता है। मैंने बहुत सारी, हमारे जैन समाज की बहुत सारी दीक्षाएं फ्री में की है, मेरा कोई मेहनताना नहीं लिया मैंने जी। क्योंकि जो संसार छोड़ के जा रहा है, और तो हम नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, उसकी अनुमोदना तो कर ही सकते हैं जी। तो ऐसे भी काम किए और बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं की है, वहाँ पैसा भी मिला है जी। ऐसी बात नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में बेंगलोर की 4-5 अंजन शलाकाएँ करवाई, बड़ी बड़ी बिगेस्ट, गोवा की बहुत बड़ी अंजन शलाका करवाई है मैंने, मडगांव की। तो ऐसी बहुत सारी कार्यक्रम बड़े बड़े किए मैंने, म्यूज़िकल नाइट्स भी बहुत की है मैंने, बहुत सारे शो किए मैंने। और मेरे पर परमात्मा की ऐसी कृपा रही है कि एक समय ऐसा था जब एक साल में दिन होते 365 और मैंने प्रोग्राम किए थे 550, 1 ईयर में, एक साल में, एक साथ में 5-5 शो, और 5 शो में 15 से 18 मेंबर, यानी करीब 100 आदमी का ये काफिला, और डिस्टेंस सब में 150-200 किलोमीटर का, 150-125 किलोमीटर, और 5 शो सक्सेस थे। जबकि मैं एक ही जगह था, दूसरी जगह केवल नाम था, लेकिन वो मैनेजमेंट, वो कलाकारों का प्रेम, उनकी मेरे प्रति श्रद्धा, मेरा उनके प्रति विश्वास, तो इस तरीके से बहुत काम किया मैंने, बहुत। शायद मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे जैन समाज के, हिंदुस्तान के जितने भी संगीतकार हैं सब बहुत बढ़िया है, लेकिन शायद मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है, हाँ, शॉर्ट टाइम में। रिकॉर्ड वाइज देखने जाऊँ तो, अगर रिकॉर्ड वाइज देखने जाऊँ, फिर मेरे परिवार में म्यूज़िक था ही नहीं, हम व्यापारी वर्ग से हैं। मैं पहला इंसान था जो म्यूज़िक में आया, और आज मेरी बिटिया है भावना आचार्य, जो पूरे देश में माता पिता की भक्ति के कार्यक्रम करती है, जो अब इंडिया टॉप 10 में एक नाम है उसका, भावना आचार्य। तो वो भी आज पूरे देश में काम करती है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे परिवार में से एक बिटिया हमारी निकली जो आज पूरे मुझसे ज़्यादा काम कर रही है, और उस बात की खुशी है। और दूसरी बिटिया जो है नेहा आचार्य,
जिसने कोरियोग्राफी में डिग्री की हुई है, मुंबई गणेश आचार्य की स्टूडेंट रही है, रैम्बो सर की स्टूडेंट रही है, और कोरियोग्राफी में एज ए जजमेंट में भी बड़े बड़े शो उसने किए हैं। कई गुजराती फिल्मों के अंदर भी कोरियोग्राफी उसने की है, और फिलहाल वो अपनी पढ़ाई में मशगूल है और मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रही है। तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, ये ईमानदारी का नतीजा है। तो बाकी जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि एज ए पेरेंट्स मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि पेरेंट्स को भी ये रहता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, वो बनेगा, ये करेगा। और स्पेशली जब बात आती है आर्टिस्ट लाइन की, भले संगीत हो या नृत्य हो, डांस हो, या कोई भी ड्रमर बनना है या कोई भी हो, तो उसको इस लाइन में नहीं भेज के जो चले चलाए चीज़ें हैं, भाई नौकरी कर लो, आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर इतना टाइम दिया है और फिर जाके आज इतना नाम भी है, और स्ट्रगल काम के साथ दिखता है कि काम के साथ आपने अपनी जो ईमानदारी कह सकते हैं, आप अपनी मेहनत है उसको, सब चीज़ों को साथ में लेकर चले, जो आप पॉइंट बोलते हैं कि ये चीज़ें भी ज़रूरी है रियाज के साथ साथ। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए कि अपने बच्चे को किस तरह से बोलते हैं ना कि पैम्पर करें, या किस तरह से उनके पैशन को वो फॉलो करवा सकते हैं ताकि पढ़ाई भी हो और पैशन को भी फॉलो कर सकें? देखिए, एक किसी ज्ञानी ने कहा है कि पढ़ाई, एजुकेशन वो अपने आप को स्टैंड करने के लिए है, उसको वही करना चाहिए, पेरेंट्स को भी वही करवाना चाहिए कि जिसका उसमें इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई सी भी लाइन हो। अगर उस लाइन में वो ज़्यादा कर पाएगा, आप किसी को जबरदस्ती डॉक्टर बनाओगे, उसको कलाकार बनना है, आप उसको डॉक्टर बना रहे हो, तो न तो कलाकार बन पाएगा और न ही प्रॉपर डॉक्टर बन पाएगा। अगर उसको डॉक्टर ही बनना है तो फिर उसका पूरा सपोर्ट डॉक्टर में कीजिए। अगर उसको गेम्स में जाना है तो उसको गेम्स में जाने दीजिए। ये है कि आप उसके ऊपर निगरानी रख के उसको सहयोग कीजिए सिखाने में। एक बात जरूर मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कि गुरु जो है ना, वो आप एक नंबर चुने। किसी के पास भी भेज दो, कुछ सीख जाएगा, क्योंकि गुरु के नाम से काफ़ी लोग तिर गए। और अगर आपका गुरु मजबूत है तो आप सफलता की तरफ हैं, और अगर गुरु कमज़ोर है तो उस स्टूडेंट का क्या होगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने, मेरी बिटिया को डांस का शौक़ हुआ तो मैंने सीधा गणेश आचार्य से कांटेक्ट किया, और वहाँ मुंबई 2 साल रह के हम लोग रहते थे और उसको ट्रेनिंग करवाते थे। रैम्बो सर के यहाँ जाने की इच्छा हुई तो रैम्बो सर के यहाँ भी हम जाते थे, बराबर। उसके बाद बड़ी बिटिया जो हमारी है भावना, उसके गुरु थे रविंद्र जैन, जिन्होंने रामायण के अंदर म्यूजिक दिया। फिर सुरेंद्र जी करके था एक, जो अलका याग्निक के गुरु थे, उनके पास भी हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिलवाई। तो इसका कहने का मतलब है, और आज वो मेरे से ज़्यादा पैसे लेती। यही तो कि आज, क्योंकि गुरु मजबूत है। अगर गुरु मजबूत नहीं है, बराबर, और जिनके भी गुरु मजबूत नहीं थे, ठीक है, काम तो चलता है, सबका चलता है, ईश्वर सबको देता है उसकी मेहनत के हिसाब से। लेकिन पूरे देश में अगर काम करना है और अच्छा काम करना है तो आपका गुरु बहुत मजबूत चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए। कमज़ोर गुरु, मेरे पास भी कहीं सीखने आते हैं तो मैं उनको गाइडेंस देता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा अच्छे लोगों के पास जाके आप सीखो। मेरा बिटिया का बेटा जो है वो कीबोर्ड सीख रहा है, तो उसके लिए हमने गुजरात के बेस्ट पियोनिस्ट जो है मिस्टर नील दवे, ऐसा कुछ नाम है, जिनके स्टूडेंट बड़े बड़े कंपटीशन के अंदर मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो उसको सिखाने के लिए हम अहमदाबाद 1 घंटे के लिए अहमदाबाद लेके जाते थे और अहमदाबाद से लेके आते थे। तो आज वो आबरू में या इधर आसपास के जितने भी कीबोर्डिस्ट बजाते हैं ना, जबकि वो 12, 13, 14 साल का ही है, लेकिन वो ऐसा बजाता है कि वो लोग भी, तो गुरु बहुत मजबूत चाहिए। गुरु का भी रोल बहुत रहता है। और आप क्या मानते हैं, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है, चलो ठीक है कि कलाकारी कर रहे वो, इस लाइन में पैसा है या बस स्ट्रगल ही है और टाइम लगता है, क्या है? नहीं, स्ट्रगल तो है ही है, क्योंकि घुमा फिरा के बात तो ये है कि भाई कलाकारी तो ठीक है भाई, रोजी रोटी होगी नहीं होगी तो कितनी होगी। और आप क्या मानते हैं कि आर्टिस्ट को कितने में संतुष्टि कर लेनी चाहिए? नहीं, संतुष्टि की बात तो ऐसा है कि भाई किसी को घी गना और किसी को मुठी चना, बराबर, सबको मिलता है। लेकिन पैसा, मेरे ख्याल से पैसा सेकंड सब्जेक्ट है जी।
पहला काम तो उसका है अपना काम। अगर आपका काम परफेक्ट है और आपका काम ईमानदारी का है तो पैसा अपने आप आता है। लक्ष्मी के पीछे सरस्वती कभी भी नहीं गई है, सरस्वती के पीछे लक्ष्मी अपने आप आती है। अगर आप अपने काम में परफेक्ट हैं तो पैसा आपको मिलेगा ही, और उस पैसे को आप कैसे अवेरते हैं वो सेकंड सब्जेक्ट। भाई पैसा तो बहुत आता है, बहुत सारे कलाकार लाखों रुपए लेते हैं, है ना, लेकिन लाखों रुपए लेने के बाद जब भी उनके परिवार से मिलो या कुछ देखो तो नथिंग इज एल्स, कुछ भी नहीं है। जो आया जस्ट आता भी बल्ब में और जाता भी बल्ब में, उसको रोकने के लिए धर्म बहुत जरूरी है। हाँ, धर्म से एक चीज और याद आई धर्म बहुत जरूरी है कि क्या मानते हैं आप, भले कोई भी फील्ड हो, आर्टिस्ट हो, बिजनेस हो, आप अध्यात्म और सक्सेस को कैसे देखते हैं, दोनों का मेल? बिल्कुल, मैं इस बात को कहना चाहूँगा, संगीत हो या कला, जो हमारी 16 कलाएं हैं, 16 की 16 कलाएं हैं परमात्मा की देन है, ये तो परफेक्ट है जी। और आपको शायद मालूम होगा कि भगवान राम के पास 15 कलाएं थी, 16वीं कला नहीं थी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और भगवान कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, तो 16वीं कला क्या थी? छल। समय पड़ने पर छल भी जरूरी है। क्या बात है। तो वो राम नहीं कर सकते थे क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, बराबर। इसलिए छल के माध्यम से 16वीं कला जो थी, तो ये सब ईश्वर की देन है। और ईश्वर की देन संगीत है, गेम्स है, खेलना है, जो भी है, तो ईश्वर की देन के बिना तो है नहीं, बराबर। तो ईश्वर को मानना भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो आपको सपोर्ट करती है, बराबर। तो अपने धर्म को मानना, और धर्म में भी मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले संसार सागर है तो माता पिता पतवार है, और जिसने सेवा की माँ बाप की उसका तो बेड़ा पार है, और जिसने दुखाई आत्मा माँ बाप की वो डूबता मजेदार है। मात पिता गुरु परमात्मा मिलते न बारंबार। तो शुरुआत हमारे घर से। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि घर माँ मथुरा घर माँ से काशी, घर माँ मथुरा घर माँ से काशी, घर माँ से गोकुलियो धाम रे, मारे नथी जाऊं तीर्थ धाम रे। बिल्कुल। हाँ, आज मुस्लिम समाज में भी अगर आपके माँ बाप दुखी हैं तो आवाज करने नहीं जा सकते हो, और हमारे हिंदुस्तान में माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज के हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, गलत है। तो कैसे कल्याण है? तो धर्म बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, सभ्यता संस्कार बहुत जरूरी, और संस्कार के लिए आपको धर्म सीखना पड़ेगा, धर्म को मानना पड़ेगा, अच्छे गुरुओं के संपर्क में रहना पड़ेगा, और अपने परिवार को वैसे ही चलाना पड़ेगा। क्योंकि आईना है, जो दिखाओगे वो दिखता है, जो आप उसको दिखाओगे। आप उसमें जगदीश आचार्य को दिखा रहे हो तो जगदीश आचार्य दिखेगा, अमिताभ बच्चन को दिखाओगे तो अमिताभ बच्चन दिखेगा, है, और अगर किसी चोर डाकू को दिखाओ तो वो दिखेगा। सही। तो धर्म से ही आदमी बच सकता है, धर्म बहुत जरूरी है। और आज के इस युग में, ये 2023 में बोल रहा हूँ, हमको अगर कोई बचा सकता है ना तो धर्म ही बचा सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं। बिल्कुल। तो धर्ममय रहे, भक्तिमय रहे, ईमानदारी से अपना काम करें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आस पड़ोस का ध्यान रखें, और सर्वोपरि देश है। देश के लिए आप मर नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, देश के लिए सोच तो सकते हो, सोचना भी जरूरी। और हर हिंदू को मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर हिंदू को एक पेड़ उगाइए, उसको पालिए, वरना जब आप मरेंगे एक पेड़ आपको लगेगा, वो आप किसी का उधार लोगे या धरती का कर्ज आपके ऊपर चढ़ेगा, जो कभी न कभी उसको देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए पर्यावरण भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब ध्यान में रखें। मैंने हमारे मंदिर के आसपास कम से कम 20-25 पेड़ उगाए, रोज पानी देता हूँ, रोज पालता हूँ, स्वयं खुद के हाथों से। बिल्कुल। हाँ, तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक पेड़ लगने वाला है मुझे, आज नहीं तो कल। तो मैंने कहा ना, प्रकृति को संभालेंगे, धर्म को संभालेंगे, परिवार को संभालेंगे, देश अपने आप संभल जाएगा। बस, तो ये संदेश मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें,
ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम बात करें कि जगदीश सर जो है संगीतकार है, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो सर आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हैबिट है, जो आदत है, या आपके अंदर ऐसा कोई जिसको लेकर आप सोचते हैं कि हाँ ये आदत सबके अंदर होनी चाहिए? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। जी। हाँ, तुलसी इन संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, तो आप पार हो जाएंगे। बिल्कुल। और जहाँ आपने अपोजिशन करने की कोशिश की, बराबर, तो वहाँ डूबने की संभावना रहती है। आप नाव में बैठे तो फिर तो दरिया और नाव के भरोसे ही हैं आप। बिल्कुल। वो जहाँ ले जाएगी, जितने इसको ले आएंगे उतने खाने पड़ेंगे, आपको चुपचाप बैठे रहना है। तो एक दिन आएगा जब आप पार हो जाएंगे। सबसे हिलमिल चालिए, सर का यही कहना है। बस सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। नदी नाव। ये मैं नहीं कहता हूँ, तुलसीदास जी ने कहा है। और ऐसी कोई बात जिसको लेकर आप सोचते हैं कि ये वाली हैबिट, आदत है जो किसी के अंदर नहीं हो तो बढ़िया है? मतलब नशा पतन का सबसे बड़ा कारण है, बुरी संगत और नशा, बराबर। अगर आप बुरी संगत में नहीं है और आपका नशा नहीं है किसी भी तरीके का, तो आपको जल्दी सफलता मिल सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है पूरा सर्कल। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको सर, कि जब मैं टॉकीज में था तो हमारे जितने भी कलीग्स थे साथ में जो काम करते थे, सब पीते थे। अच्छा। सब खाते थे, मैंने कभी नहीं पिया। वो लाइन ही ऐसी है। उसके बाद में जब मैं फिल्म में गया तो हमारे डायरेक्टर, हमारे असिस्टेंट्स, कैमरामैन वगैरह सब पीते थे, डांस मास्टर वगैरह सारे पीने वाले थे, खाने वाले थे। मैं उनके बीच में रहा, मैंने ना कभी खाया ना पिया। उसके बाद जब मैं म्यूजिक में आया तो कलाकारी लाइन में भी सब खाते हैं पीते हैं, सब। बम्बई के कलाकार हो, दिल्ली के हो, अहमदाबाद के हो, या और कहीं के भी हो, किसी न किसी चीज में खाने पीने में रहते हैं। मैंने कभी नहीं किया। तो ये मेरा विल पावर था। बिल्कुल। लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो फिर साथ मत कीजिए। ये भी है। कुल मिलाकर बचना है। बचना। अगर आप इससे बच गए तो सब कुछ होगा आपके पास। नाम भी होगा, पैसा भी होगा, इज्जत भी होगी, परिवार भी होगा। और इसमें से एक आदमी आदत गलत लग गई तो ईश्वर मरेंगे, तो नैया डूब गई, वो वाली बात है। बाकी सर आप इतना सब जो कंटिन्यू आज अभी भी चल रहे हैं कि कर रहे हैं, जो भी अपने रियाज तो अभी भी करते होंगे आप? बिल्कुल करता हूँ मैं भी। तो देखो, आपसे काफ़ी लोग सीखते हैं। आप किन से सीखते हैं? आपका इंस्पिरेशन कौन है जिसको देखकर आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं? वैसे सिंगिंग में मैं कहना चाहूँगा, मैंने रफ़ी साहब को बहुत, मोहम्मद रफ़ी साहब को, किशोर दादा को फॉलो करने की कोशिश की है। हालांकि उनकी तो अपन चरण की धूल भी नहीं है, लेकिन वो उस ज़माने में इतनी मेहनत करते थे। क्या लता जी का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि वो लास्ट की उम्र में भी 8-8 घंटे रियाज करते थे। आफ्टर 70-80 की उम्र में भी 8-8 घंटे रियाज करते। तब लता मंगेशकर है, जब मोहम्मद रफ़ी है। तो हम तो कहीं हटते ही नहीं। और अगर हम तो रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं। आप कंप्यूटर चलाते हो या आप कैमरा चलाते हो, तो आप रोजी रोटी के लिए पहले करते हो, बराबर। फिर टाइम मिले तो आप उसके अंदर खोजोगे, ढूंढोगे और डीप में जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। पर जाना तो पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। इतने साल हुए आपको ये संगीत लाइन में, कभी ऐसा गैप आया कि काम आपने छोड़ दिया? हाँ, नहीं छोड़ा तो नहीं है, लेकिन अप डाउन आता है। अप डाउन आते हैं। जितने आर्टिस्ट बढ़ते हैं, जितने शिष्य बढ़ते हैं, तो आपका काम 18-19-20-21, 18-19-20-21 होता है। होता ही, क्योंकि संगीत को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो वो बेस्ट क्वालिटी को या अच्छी क्वालिटी को पहचानने में क्या करना है, और मैं आली हो। हाँ, आली मैं क्या करना है, धागा धुका ही करना है। तो 4 जन लाओ पर चलने वाला काम नहीं करना। हाँ, नहीं सही है। तो क्वालिटी की कदर भी थोड़ी कम हुई है। जी जी। बेंटेक्स ज़्यादा बिकता है, सोना कम बिकता है। ये भी है। हाँ, तो आपका कोई
इस लाइन में कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस जिसको लेकर आप ऑडियंस को भी कहना चाहे कि इस चीज़ का ध्यान रखे इस लाइन में? कभी कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपने फील किया हो जिस वजह से आपको किसी उलझन में हो, कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा कभी मेरे इस 35 साल के संगीत कार्य में नहीं आया। बाकी छोटी मोटी दुविधाएं तो आती रहती हैं, बराबर। कभी ऐसा हुआ हो कि गाड़ी लेकर गए और प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, हाँ हुआ। अभी लेटेस्ट हुआ मेरा। ये 21 फरवरी को आंध्र प्रदेश कर्नूल के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था जी। मैं 19 तारीख को निकला था, शो मेरा 21 तारीख को था। जैसे हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से कर्नूल के लिए रवाना हुए, गुड लक भी था, बैड लक भी साथ में था। गुड लक ये था कि हमारा रिजर्वेशन स्लीपर से एसी में हो गया, तो ये गुड न्यूज़ थी हमारे लिए। लेकिन भोपाल आने के बाद मालूम पड़ा ये गाड़ी कर्नूल जाएगी नहीं। अभी क्या करते? भोपाल और कर्नूल की दूरी होगी कम ना 1200-1500 किलोमीटर की, कैसे संभव था? और ये बात थी 20 तारीख की शाम की। फिर ईश्वर का भरोसा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं राम भक्त हूँ कि तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। राम नाम लेके बैठा रहा, हनुमान चालीसा करी। तो दूसरे दिन 21 तारीख को हमारा शो 8 बजे शुरू करना था। तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी थी कि मेरी आधी टीम पहुंच चुकी थी। फिर हमने फोन के द्वारा वहाँ 2-3 म्यूजिशियन ढूंढे जी कि कैसा भी बजाएंगे, लेकिन म्यूजिशियन तो मिले। और उन्होंने शार्प 8 बजे प्रोग्राम शुरू कर दिया। जी। कर्नूल मेरे आने वाला नहीं था, तो रायचूर आया बीच में। तो हम रायचूर गाड़ी रुकवा कर उतरे और वहाँ से टैक्सी करके पहुँचे। एक्यूरेट 10-10:30 बजे स्टेज पे पहुँचे हम। 3 दिन के हमने नहाना धोना कुछ भी नहीं किया और सीधा मुंह धो के सीधा स्टेज पे। तो रात को 2 से ढाई बजे तक कार्यक्रम चला और वो सुपर हिट रहा। और कर्नूल के लोगों का ये कहना था कि 10 साल में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है। क्या बात है। तो ये एक परेशानी ऐसी कभी ऐसी आई नहीं, लेकिन एक बार ये ऐसा हुआ अभी हाल में। बाकी मैं तो एडवांस पहुंचता हूँ। अगर हम टाइम से होते तो हम तो 21 तारीख को 10-11 बजे पहुंच जाते। सही बात है। लेकिन गाड़ी 8-10 घंटे लेट क्या करते। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है, बहुत बड़ी वो नहीं है। और उसके बिना तो जिंदगी है, जीने का भी मजा। याद क्या रखोगे आप? ये भी जरूरी एक बुढ़ापे में जाके क्या याद करोगे? क्या याद करें? कोई इंसिडेंट होने चाहिए। तो अभी आप क्या मानते हैं सर, सिरोही के अंदर है अपने आबू रोड की बात करें, यहाँ पर कई ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी कलाकारी लाइन में उतर रहे हैं, भले वो म्यूजिक लाइन हो या एक्टिंग लाइन हो, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उन्हें किस तरह से चलना चाहिए अपनी कला को लेकर? कितनी मेहनत करनी चाहिए? किस तरह से पढ़ाई को बैलेंस करते हुए अपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? भाई अगर आप एजुकेशन में हैं, आप पढ़ाई आपकी चालू है, तो पहला फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए जी। क्योंकि आप बीच में आ गए जी बराबर। पुराना और नया, उन दो के बीच में आप एक्टिंग में, म्यूजिक में, गाने में, गेम्स में किसी में आए, तो दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें प्रथम आपको जो है, मेरी ऐसा जानता हूँ कि पहले एजुकेशन को आप ध्यान दें, उसके बाद में आपको जब भी एजुकेशन से थोड़ा सा टाइम मिले तो आप अपने शौक़ को ध्यान दें। अब इसके अलावा दूसरा तीसरा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे आपका एजुकेशन भी परफेक्ट होता जाएगा और उस पार्ट टाइम में जो आपने अपनी हॉबीज़ को या अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं, तो वो भी बैलेंस होता जाएगा। दो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, पढ़ाई और वो दोनों। बाकी आप सोचोगे हमें बढ़न क्या करनू है, अपने तो यही करेंगे, तो अभी क्योंकि इस बात का मेरे को कहाँ मालूम पड़ा सर, मैंने जब 10वीं करके स्कूल छोड़ दी, मुझे था मेरे दुकान है, बिजनेस है, मुझे दुकान ही चलानी है। फिर मैं MA करके BA करके भी करूँ, BBA क्या करूँगा? बैठना तो दुकान ही है, तो इतने साल क्यों बिगाड़ूँ? लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में गया ना, फिल्मों में, तब वहाँ मेरे को कंटिन्यूटी लिखनी पड़ती थी, कई सवाल जवाब होते थे। उस समय लगा हो ये चीज़ तो रह गई, ये रह गई बराबर। तो हाँ, उस समय मेरे को दुख हुआ, हालांकि मैं समझदारी से उस काम को निभा लिया मैंने जी, बराबर है। तो ये कमी जब मेरे को लगी कि मैंने एजुकेशन पूरा नहीं किया, तो मैंने शादी करी जब मेरी मिसेस 11वीं पास थी। मैंने उसको 12वीं करवाई, फर्स्ट ईयर करवाया, सेकेंड ईयर करवाया, फाइनल करवाया, MA प्रीवियस करवाया, MA फाइनल करवाया, B.Ed करवाया मैंने मेहनत करके। और फिर वो टीचर बनी और टीचर के बाद में लेक्चरर बनी और लेक्चरर से रिटायर हुई।
तो एजुकेशन यहाँ काम आया। आज मेरी इनकम हो नहीं हो, लेकिन उसको पेंशन मिल रही है और भगवान उसको लंबी उम्र दे। अगर कुछ हो जाता है तो आधी पेंशन मुझे भी मिलेगी, यानी मैं जीऊँगा जब तक मेरे को रोटी की तकलीफ नहीं है। तो ये अपने काम की ईमानदारी है, ये एजुकेशन का बहुत बड़ा एजुकेशन का प्रभाव है। जी, पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, साथ ही साथ अपनी अगर को जो प्राथमिकता है उसको ध्यान पहले रखे कि हाँ मुझे अगर शौक भी सर लीगल शौक हो, शौक भी लीगल शौक लीगल होने चाहिए, पहली बात तो ये। हाँ, फिर मेरे को चोरी सीखनी है उसके लिए। हाँ, आपका पैशन हो कि नहीं मैं तो चोर बनूंगा, वो पैशन फॉलो नहीं नहीं करना करूंगा, है। उसके लिए कोई सुझाव नहीं है, उसके लिए तो मना ही है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपको भी फायदा हो, जनता को भी फायदा हो, लोग आपसे मिलकर भी खुश हो, ऐसा काम। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे कुछ सीख पाए लोग और आपका परिवार भी खुश हो के चलो भाई इसने जो किया अच्छा किया, अच्छा किया, ये बहुत जरूरी जिसमें प्राउड फील हो। प्राउड। या फिर ये काम हो सकता है कि अगर जैसे मेरी बिटिया को गाने का शौक लगा तो हमने क्या करा, बीए के बाद उसको एमए म्यूजिक में डाल दिया। हाँ, ये भी सही है। मैं एमए म्यूजिक में डाल दिया। एमए तो उसने एमए जब फाइनल किया तो म्यूजिक में फर्स्ट क्लास में किया, तो आज वो संगीत टीचर, संगीत लेक्चरर बन सकती है। हालांकि उसने किया नहीं सर्विस को, लेकिन वो कर सकती है। वो अपने नाम के आगे म्यूजिक इन एमए वोकल लगा सकती है। मैं नहीं लगा सकता क्योंकि डिग्री नहीं है मेरे पास, उसके पास डिग्री है जी, तो डिग्री का तो मैं तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी जॉब में जा सकती है। हालांकि उसको जॉब नहीं करनी है, लेकिन अगर करनी होती तो म्यूजिक टीचर का आराम से उसको मिलता। तो एजुकेशन में भी इस तरीके से डाल दे आप कि अगर वो जो उसको सीखना है वो अगर एजुकेशन में तो डालना चाहिए उसको। सही सही। बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिल रही है, और इसी बीच एक चीज़ ये भी है कि आप इतने समय से इस लाइन में है और काम चल रहा है, ठीक है, आप संगीत की लाइन में, इसके अलावा आपका कोई और इंटरेस्ट फील्ड या कोई ऐसा ड्रीम जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि हाँ ये ड्रीम मेरा पूरा होना चाहिए? मैं अपने मंदिर पर बच्चों को धर्म सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज भी मेरे मंदिर पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जी, बराबर है, उनको गीतों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से और सभ्यता के माध्यम से मैं उनको कोशिश करूँ। भले आज 10 ही बच्चे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 में से 2 भी निकल गए, 2 के 20 हो जाएंगे, 20 के 200 हो जाएंगे। बिल्कुल, बराबर। और एक इच्छा मेरी ज़रूर है, मेरा मंदिर जो बनाया है राम मंदिर है, जो नदी बिल्कुल नज़दीक में है। तो मैं किसी की डेड बॉडी में गया था, तो वहाँ पूछा मैंने, यार ये शमशान किसका है? तो बोले ये राजपूतों का है। पर ये बाढ़ के इधर क्या है? तो बोले ये हीरागरों का है। उधर क्या है? तो ये मेघवालों का है। उधर क्या है कि ये हरिजनों का है। मतलब ठीक है। और कोई ब्राह्मण बढ़िया मर जाए तो, जनरल कास्ट वाला कोई मर जाए तो बोले वो तो आपको जहाँ है आपका अमरापुरी वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेरे को इस बात का दुख हुआ कि मरने के बाद भी हम अलग अलग है, ये इस बात मेरे को समझ में नहीं आई। मैंने कुछ जानकार लोगों को निवेदन भी किया कि मेरे को एक छोटा टुकड़ा नदी किनारे कहीं दिया जाए, जिसको मैं राम घाट के नाम से डेवलप करूं, और वहाँ किसी भी जाति का, अमीर गरीब कोई भी हो जी, उसको वहाँ अग्नि संस्कार मिले, जी, बराबर, और उसको अच्छा डेवलप करूं, जी, जो शमशान नहीं, एक उसको पर्यटक के रूप में। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है नहीं करती है, कोशिश जारी है। एक ये इच्छा जरूर है। तो आप जो राम मंदिर पे जो सिखा रहे हैं अभी, तो वो उसको आप क्या गुरुकुल की तरह देख रहे हैं? गुरुकुल सिस्टम जो था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी स्कूलों में सब कुछ सिखाते हैं। एक बच्चे को या एक इंसान को डॉक्टर बना देते हैं, एक इंसान को इंजीनियर बना देते हैं, बहुत कुछ बना, लेकिन एक इंसान को, आदमी को इंसान नहीं बनाते। एक स्टेप नहीं है बीच में, ये नहीं है। हाँ, अगर इंसानियत आ जाएगी तो डॉक्टर भी अच्छा होगा, इंसानियत आएगी तो इंजीनियर भी अच्छा होगा, इंसानियत आ जाएगी तो पुलिसकर्मी हो, फौज में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। सबसे बढ़िया सबसे जरूरी चीज जो है वो नहीं हो पाता। हाँ, नहीं है इंसानियत। हाँ,
वो हम डायरेक्ट आदमी से क्या बन गए, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन गए। इंसान कहाँ गया? स्टूडेंट से सीधा डॉक्टर, हाँ। इंजीनियर, नहीं, कोई कलर इंसान तो है ही नहीं बीच में। जब इंसान नहीं है तो इंसानियत कहाँ है? वो नॉलेज, वो संस्कार, जरूरी है, वो संस्कार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और धर्म बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सर। बहुत ज़रूरी है। और ये धर्म मैं सबको कहना चाहूँगा, मैं जातिवाद पे नहीं जा रहा हूँ और नहीं कोई समाज पे जा रहा हूँ, लेकिन अपना धर्म उसको होना चाहिए। मैं कई कार्यक्रम में जाता हूँ, जब माँ बाप के नाम और दादा दादी के नाम पूछता हूँ तो मालूम नहीं होता है आपके दादा का नाम क्या, दादी का नाम क्या, वो आपकी दादी का पियर कहाँ है मालूम नहीं है, दादा कौन से गांव से आया मालूम नहीं है। तो क्या है फिर? क्या कुछ भी नहीं सिखाया? कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। ये चीज़ है तो क्यों है, क्या है? हाँ, कुछ नहीं। सही बात है। तो संस्कार बहुत ज़रूरी है, बस बिल्कुल सर। संस्कार बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, बराबर। उसको उसके परिवार के संस्कार, सभ्यता, ईमानदारी, प्रेम, व्यवहार, ये बहुत ज़रूरी है, वरना पतन ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि अपने परिवार को टीवी, मोबाइल और इससे थोड़ा सा दूर ही रखें तो अच्छा है, दूर रखें, क्योंकि जो मीडिया में अभी चल रहा है पतन फाइनल है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, बहुत सारी बातें आपने बताई जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है सीखने के लिए। तो आप सभी से इतना ही कहना चाहते हैं कि आपने वीडियो अगर पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी सर से, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आपने नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी को शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करें, हिचकिचाए नहीं। और जय श्री राम, धन्यवाद।